नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्टिक के साथ। ठीक है, और हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी क्लास 12 और इसका आज चैप्टर सेकंड का थर्ड पार्ट है। ठीक है, 2 पार्ट ऑलरेडी हमने कवर किए हुए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था विश्व जनसंख्या वितरण के बारे में, हमने कर लिया था घनत्व के बारे में, और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा वृद्धि के बारे में। ठीक है, यानी 2 पार्ट्स में हमने ये 2 पार्ट्स किए थे, एक वितरण और एक घनत्व। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या वृद्धि है क्या? तो देखो, जनसंख्या वृद्धि होती क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो क्या होती है। तो देखो, जनसंख्या वृद्धि के लिए आपको क्या याद रखना है कि 2 समय अंतराल के बीच, 2 समय अंतराल के बीच जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ठीक है, तो ये आपकी होगी क्या चीज? जनसंख्या वृद्धि की डेफिनेशन कि 2 समय अंतराल के बीच जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ठीक है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन याद रखिए। कैसे? जैसे कि मैं कहूं कि 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है, और 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी हो गई। सपोज मानो 2001 में भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़ मान लो, और 2011 में हो गई ये 128 करोड़। ठीक है, तो अब क्या है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि जनसंख्या में परिवर्तन आया, 2 समय अंतराल के बीच परिवर्तन आया, तो ये क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब ये होता है 2 समय अंतराल के बीच जो जनसंख्या में परिवर्तन आता है उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो देखो, जनसंख्या वृद्धि को हम कई तरीके से बता सकते हैं। एक तो होता है जनसंख्या वृद्धि, जब हम इसको जनसंख्या वृद्धि की दर, वृद्धि की दर या जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की दर या जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? जब हम जनसंख्या में परिवर्तन को, किसको? जब हम जनसंख्या में परिवर्तन को, जनसंख्या में परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, तो वह जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है, वृद्धि दर कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है। एक तो हो गया जनसंख्या वृद्धि मीन्स यानी 2 समय अंतराल के बीच जो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, दूसरा हो गया जनसंख्या वृद्धि की दर। दर क्या होगी कि जनसंख्या पर परिवर्तन को प्रतिशत, यानी जब हम प्रतिशत में व्यक्त कर रहे हैं, उसको प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? वो आपका जनसंख्या वृद्धि की दर कहलाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है आपका जनसंख्या वृद्धि। एक तो जनसंख्या वृद्धि हो गई, एक जनसंख्या वृद्धि की दर होगी। अब देखो क्या होता है, जनसंख्या की वृद्धि जो दर होती, जनसंख्या वृद्धि जो है वो कई तरीके की होती है। ठीक है, तो यहां पर 3 तरीकों के बारे में बताऊंगा मैं तुम्हें। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या जो वृद्धि है वो 3 तरीके से हमें देखने को मिलेगी। कितने? 3 तरीके से हम देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि को। एक वास्तविक, एक क्या कह सकते हैं हम? वास्तविक वृद्धि। ठीक है, एक पढ़ेंगे हम जनसंख्या वृद्धि में 3 चीजें पढ़ेंगे। पहला वास्तविक, दूसरा धनात्मक वृद्धि, और तीसरा जो होगा वो आपका होगा ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें हमें 3 चीजें देखने को मिलती है। कौन कौन सी? जनसंख्या वृद्धि जो है वो 3 तरीके से होगी। एक, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है, दूसरा जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या है, और तीसरा जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है। तो ऐसा नहीं जनसंख्या वृद्धि का मतलब केवल 2 समय अंतराल, तो किस तरीके से होता है उसको हम पढ़ेंगे। हम ये तीनों पॉइंट देखेंगे कि वास्तविक वृद्धि किसे कहते हैं, ठीक है, वास्तविक क्या प्राकृतिक वृद्धि जो होती है वो क्या होती है, धनात्मक क्या है और ऋणात्मक क्या है।
चलो ठीक है, एक एक करके मैं इसके बारे में बता रहा हूं, देखो क्या होता है। वास्तविक वृद्धि क्या होती है? वास्तविक वृद्धि को कहते हैं हम प्राकृतिक भी। जब जनसंख्या में प्राकृतिक रूप से परिवर्तन आए, प्राकृतिक रूप से कब परिवर्तन आता है जनसंख्या में? जब जन्म दर और मृत्यु दर की बात की जाए। ठीक है, किसकी? जब जन्म दर और मृत्यु दर की बात की जाएगी कि देखो क्या है कि नेचुरल है, अगर बर्थ लिया है तो उसकी डेथ भी होनी है, क्या है? नेचुरल है। ठीक है, तो जन्म से और मृत्यु से अगर जनसंख्या में कोई परिवर्तन होगा तो जनसंख्या की प्राकृतिक या फिर वास्तविक वृद्धि कहलाएगी। ठीक है, और धनात्मक क्या है, ऋणात्मक क्या है? तो आपको फर्स्ट पॉइंट में याद रखना है, प्राकृतिक में क्या? जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर से जो भी जनसंख्या में परिवर्तन आता है वो आपकी प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। दूसरा क्या है? धनात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि कब होगी? तो देखो धनात्मक का मतलब क्या है? पॉजिटिव। धनात्मक का मतलब क्या है? पॉजिटिव, यानी जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या कब बढ़ती है? तो यहां पे ध्यान रखना, आपको क्या याद रखना है कि जन्म दर अधिक होगी यानी प्लस होगा, और जो मृत्यु दर है वो क्या होगी? कम होगी। ठीक है, जब जन्म दर प्लस में होगा, जन्म दर क्या होगा आपका? प्लस में होगा, और मृत्यु दर यानी कि कम होगी, तो जनसंख्या की वृद्धि क्या कहलाएगी? धनात्मक कहलाएगी, क्योंकि पॉजिटिविटी है, बढ़ रही है। समझ में आया? जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होगी? जब जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम हो तो हमारी जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होगी। अगर मैं ऋणात्मक की बात करूं तो इसका अपोजिट कर देना है आपको। अपोजिट करना है कैसे? जैसे देखो, जन्म दर क्या होगा? कम होगा, और मृत्यु दर अधिक होगा। ठीक है, तो देखो जन्म लेने वालों की संख्या क्या हो रही है? यहां पे कम हो रही है ना, माइनस में हो रही है, कम हो रही है, और मरने वालों की संख्या अधिक हो रही है। इसका मतलब क्या है? जो जनसंख्या है उसकी जो वृद्धि है वो कैसी है? ऋणात्मक है, यानी जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, कम होगी, उसमें परिवर्तन आएगा, तो क्या हो जाएगी? ये ऋणात्मक हो जाएगी। तो आपको जनसंख्या वृद्धि से तीनों पॉइंट याद रखने हैं कि जनसंख्या की एक प्राकृतिक वृद्धि होती है, एक धनात्मक होती है और एक ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसके कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने देखा जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार की होती है। अब हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या में परिवर्तन के घटक कौन कौन से होते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जनसंख्या में अगर परिवर्तन आ रहा है आपका तो किन कारणों से आ रहा है। कारक भी कह सकते हैं हम इसे, और घटक भी कह सकते हैं। तो जो जनसंख्या है आपकी, जनसंख्या में परिवर्तन जो है वो 3 कारणों से आता है। ठीक है, कौन से? 3 कारणों से। पहला जन्म दर, ठीक है, दूसरा मृत्यु दर, और तीसरा होता है प्रवास। ये 3 ऐसे कारक हैं जो आपकी जनसंख्या को परिवर्तित करने का काम करते हैं। एक जन्म, दूसरा मृत्यु और तीसरा प्रवास। ठीक है, देखो जन्म दर को हम सीबीआर से लिखते हैं। अब ये सीबीआर क्या है? तो पेव्ड बर्थ रेट होता है, जिसे हम बोलते हैं अशोधित जन्म दर। कई बार एग्जाम में इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि हमें अशोधित जन्म दर या अशोधित मृत्यु दर कैसे निकालना है। आप एक पढ़ लो, दूसरा सेम होगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं पहले हम इसकी बात करेंगे। देखो जन्म दर होती क्या है सबसे पहले। ठीक है, आपको याद रखना है कि प्रति हजार स्त्रियों पर जीवित शिशुओं की संख्या, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है जन्म दर के तहत कि प्रति 1000 स्त्रियों पर जीवित शिशुओं की संख्या, यानी कि 1000 महिलाओं पे जो 1000 स्त्रियां हैं उन्होंने कितने जीवित, केवल जीवित याद रखना है, कितने जीवित बच्चों को जन्म दिया, उसी को हम जन्म दर के अंदर काउंट करते हैं। और काउंट करने के बाद हम इसको निकालेंगे कैसे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम निकालेंगे कैसे। अगर हमें निकालना है कि पूरे साल में जन्म दर कितनी रही या मृत्यु दर कितनी रही, तो किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि
उस वर्ष में, यानी जिस वर्ष के निकालनी है उस वर्ष में जीवित, ठीक है, यानी जिस वर्ष के निकाल रहे हैं हम उस वर्ष में जीवित शिशुओं की संख्या को उस समय की जनसंख्या से भाग देना है। क्या करना है? उस वर्ष में जीवित शिशुओं की संख्या, यानी कि जिस भी समय निकाल रहे हैं उस टाइम की, ठीक है, और उस समय उस वर्ष के मध्य जनसंख्या, उस वर्ष के मध्य जनसंख्या को जब हम 1000 से, जब हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा जन्म दर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है जन्म दर कैसे निकाली जाती है। तो जन्म दर में आता है आपका प्रति 1000 स्त्रियों पर जीवित शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। और उस किसी भी वर्ष का अगर हमें निकालना हो कि इस समय कितनी जन्म दर रही या कितनी मृत्यु दर रही, तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस यहाँ पे जीवित है तो वहां पे क्या आ जाएगा? मृत्यु। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। तो उस वर्ष में जीवित शिशुओं की संख्या को अगर हम उस वर्ष के मध्य जनसंख्या से भाग देकर अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल कर आ जाता है? हमारा जन्म दर निकल कर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं अशोधित जन्म दर। और मृत्यु दर भी आपकी सेम ऐसे ही निकलती है, बस जहां पे जन्म है वहां पे मृत्यु आ जाएगी। ठीक है, तो जन्म दर हो गया, दूसरा मृत्यु दर हो गया। अब तीसरी की बात करते हैं हम, प्रवास। ठीक है, जन्म मृत्यु दर भी सेम ही आपका जैसे जन्म दर है कि प्रति 1000 स्त्रियों पर जो शिशु के मरने की जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, अब देखो प्रवास क्या होता है। प्रवास का मतलब क्या होता है? एक स्थान से एक स्थान को छोड़कर नए स्थान पर जाना, मीन्स कह सकते हैं उद्गम स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान पर जाना ही प्रवास कहलाता है। ठीक है, अगर कोई जनसंख्या, क्या कोई जनसंख्या, ठीक है, कोई जनसंख्या उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान पर जाती है तो प्रवास होता है, तो वह प्रवास कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रवास की डेफिनेशन है। कौन सी? कि कोई जनसंख्या का मतलब है कि कितने भी लोग, अगर उद्गम स्थान का मतलब होता है जहां रह रहे हैं, जैसे सपोज में आप दिल्ली में रह रहे हो और दिल्ली से आप किसी नए स्थान यानी मुंबई चले जाते हो तो आप क्या कहलाओगे? प्रवासी कहलाओगे। क्या कहलाओगे? प्रवासी कहलाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान पर गए, यानी कि अपनी जो जमीन थी या अपना जो जगह था उसको छोड़कर जब हम एक नई जगह पे चले जाते हैं तो क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही घटक, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इन तीनों के कारण ही जो जनसंख्या है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरीके से हमें जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, पॉइंट्स सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम इसमें एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, प्रवास। ठीक है, कि प्रवास कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो अभी हम देखेंगे प्रवास के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, प्रवास। ठीक है, तो देखो प्रवास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको अलग से करवा रहा हूं। इस पे स्टार लगा लेना आप लोग। क्या लगाओगे? स्टार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, एक यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वितरण से और दूसरा प्रवास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रवास का, कि आपको इससे पूछा जाएगा। तो क्या है? तो देखो प्रवास 2 तरीके के होते हैं, एक आप्रवास होता है, एक उत्प्रवास होता है। ठीक है, जो प्रवास है वो एक आप्रवास होता है और उत्प्रवास होता है। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं, आंतरिक बाह्य हम कह सकते हैं अलग अलग। तो देखो ये क्या है? आप्रवास किसे कहते हैं? प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं आप्रवासी कहलाते हैं। नए स्थान का मतलब क्या है? कि जिस जगह को हम नहीं जानते, अगर हम वहां चले जाएं तो हम क्या कहलाएंगे? आप्रवासी कहलाएंगे। उत्प्रवास क्या होता है? प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं। बाहर का मतलब क्या है? कि अगर कोई भी किसी स्थान से बाहर चला जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? उत्प्रवास कहलाएगा। और अगर नए स्थान पर जाता है तो क्या कहलाता है? आप्रवासी कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आप्रवास और उत्प्रवास। अब देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रवास को प्रभावित
करने वाले कारक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिंपल, कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, कितने हैं बच्चों, दो कारक हैं, एक है प्रतिकर्ष, क्या है, एक कारक प्रतिकर्ष, और दूसरा क्या है, अपकर्ष, अपकर्ष, ठीक है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, अपकर्ष और प्रतिकर्ष। तो ये दो कारक हैं किसके बच्चों, प्रवास के, किसके, प्रवास। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक, अब ये दोनों कारक ध्यान से सुनो होते क्या है। देखो प्रतिकर्ष, अगर मैं कहूं कि मुझे मजबूरी में ये जगह छोड़कर जानी पड़ेगी, मुझे मजबूरी में यह जगह छोड़कर जानी पड़ेगी, तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रतिकर्ष। और मैं कहूं कि मुझे एक अच्छी जगह जाना है अपनी मर्जी से, मजबूरी में नहीं, अपनी मर्जी से अगर मैं कहीं जाना चाहता हूं, तो वो क्या कहलाएगा, अपकर्ष कहलाएगा। तो ये दो चीजें आप याद रखना, अगर आप मजबूरी में अपनी जगह छोड़ने के लिए मजबूर हो तो वो प्रतिकर्ष कारक कहलाता है, और अगर आप अपनी मर्जी से कहीं जाते हो तो वो अपकर्ष कारक कहलाता है। तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन से पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। तो अगर मैं पहले पॉइंट्स की बात करूं तो प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, अगर प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो क्या होता है, हम मजबूर हो जाते हैं अपनी जगहों को छोड़ने के लिए। बाढ़ आएगी तो सब चीज डूब जाएगा, भूकंप आ जाएगा तो तबाही आ जाएगी, तो हम क्या होंगे, मजबूर हो जाएंगे अपनी जगहों को छोड़ने के लिए। तो क्या कहलाएगा, वो प्रतिकर्ष कहलाएगा। तो या वॉर हो जाए, युद्ध हो जाए, ठीक है, अगर युद्ध भी हो गया, वॉर भी हो गया, तो क्या है कि हमें अपनी जगह को छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, अगर बेरोजगारी हो, अब काम नहीं मिलेगा हमें, तो हम क्या करेंगे, मजबूर होकर क्या करेंगे, जगह को छोड़ देंगे। शिक्षा का स्तर ना हो, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें आता है आपका प्रतिकर्ष कारक के अंदर। कौन कौन से, प्राकृतिक आपदाएं हो गई आपकी, वॉर हो गया, बेरोजगारी हो गई, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। अगर ये आपको नहीं मिल रही तो आप मजबूरी में क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हो, एक स्थान से दूसरी जगह जाते हो, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक का मतलब होता है बेहतर शिक्षा, बेहतर शिक्षा, ठीक है, बेहतर अवसर, या कह सकते हैं जो आपको आकर्षित करे, प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, ठीक है, या बेहतर अवसर, ठीक है। तो अगर आप कहीं बेहतर अवसर का मतलब क्या है कि रहन सहन का उच्च स्तर, अगर आपको लगता है कि हमें यहां से भी बेटर सुविधाएं दूसरी जगह मिल सकती हैं, ठीक है, अभी यहां पे ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब है, जैसे दिल्ली में रह रहे हो आप, दिल्ली में सुविधाएं हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर मैं महाराष्ट्र में या मुंबई में चला जाऊं या बेंगलुरु चला जाऊं तो मुझे और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, तो क्या कहलाएगा, अपकर्ष, क्योंकि आप मजबूर नहीं हो, आप अपनी मर्जी से जाना चाहते हो। यहां आप मजबूर थे, लेकिन यहां आप प्राकृतिक सौंदर्य, हो सकता है कि हमें जो घाटियां हैं, वहां का जो प्राकृतिक वातावरण है वो अच्छा लगे, तो हम इसलिए वहां चले जाए रहने, ठीक है। या बेहतर शिक्षा के अवसर, जैसे देश से बाहर, अगर लगता है कि हमारे देश में बेहतर शिक्षा नहीं है, हम यहाँ से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, या अच्छी यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं दूसरे राज्यों के अंदर, तो क्या कहलाता है, अपकर्ष कहलाता है, ठीक है। जब हम बेहतर सुविधाओं, बेहतर अवसर, प्राकृतिक सौंदर्य और बेहतर आप स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है। अगर आप बेहतर के लिए, एक अच्छी चीजों के लिए जब आप प्रवास करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो वो अपकर्ष कारक कहलाता है। लेकिन अगर आप मजबूरियों के कारण, कि आपदा आ गई, वो
वॉर हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेशन है, हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है, तो आप मजबूर हो छोड़ने के लिए जगह, तो क्या कहलाएगा? प्रतिकर्ष कारक कहलाएगा। और अपकर्ष का कहलाएगा जिसमें आप बेहतर की तलाश में जाते हो, कहते हो ना ये तो अच्छी नहीं है, इससे भी हमें बेहतर चाहिए, तो हम क्या करते हैं? उसको ड्रॉप कर दूसरे की तरफ जाते हैं, तो अपकर्ष। और जब मजबूरी में एक ही चीज में हमें रहना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है मजबूरी में चीजों को, तो वो प्रतिकर्ष कारक कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और टॉपिक भी आपको समझ आया होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है आपका खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।